गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मुरली मनोहर पांडे, श्री अनुग्रह नारायण सिंह +2 उच्च विद्यालय सतानंद ग्राम सगाही से हूँ। आज भूगोल विषय में भू आकृतियाँ एवं उनका विकास, स्थलाकृतियों के विकास में भाग 2 में हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्व की कक्षा में आपने देखा था कि धरातल की आकृतियों का निर्माण बहते हुए जल के द्वारा कैसे होता है और 3 अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था, 3 अवस्थाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया था। आज जो हम 2 स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे वह है चूना पत्थर प्रदेशों में, यानी भूमिगत जल के क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा किस तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और हिमानी द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण किस तरह होता है। यहाँ थोड़ा सा हम गौर करेंगे, ये भूमिगत जल और हिमानी द्वारा, इनसे भी 2 तरह से अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक, यानी काट छांट की क्रिया के द्वारा और निक्षेपण क्रिया के द्वारा दोनों स्थलाकृतियों में किस तरह से स्थलाकृति का निर्माण हुआ करती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम चूने पत्थर के प्रदेशों में निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। अपर्दन के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वे इस प्रकार से हैं: टेरारोसा, लैपिज, घोल रंध्र, डोलाइन, शकुंड, राजकुंड। उसके बाद निक्षेपण के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वह अच्युताश, स्टेलेक्टाइट, निश्चुताश, स्टेलेग्माइट, गुहास्तंभ, ड्रिपस्टोन और नोडुल्स। ये तो हैं आपके चूना पत्थर के प्रदेशों में स्थलाकृतियों के बारे में, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक। अब हम चलते हैं हिमानी के द्वारा। हिमानी से भी अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक दोनों तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हिमानी के द्वारा अपर्दन से जो स्थलाकृति बनते हैं वे हैं युवाकार की घाटी, लटकती घाटी, हिमगह्वर, टॉर्ड, नूनाटेक, कॉल, श्रिंग उच्च, मेक्सिला और फियोर्ड। ये अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। निक्षेपण के द्वारा जो बनते हैं वह है हिमोर्ड, एस्कर, केम, केटिल, ड्रमलिन, हिमानी, अवक्षेप और मैदान। तो हम आगे बढ़ेंगे। चूना पत्थर के प्रदेशों में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि जिस तरह से बहते हुए जल के द्वारा धरातल के ऊपर में स्थल की आकृति का निर्माण होता है, उसी तरह से धरातल के अंदर में भी, यानी भूगर्भ में बहते हुए जल के द्वारा वहाँ भी काट छाट की क्रियाएं होती है, लेकिन वह वैसी क्रियाएं हैं जो दिखती नहीं हैं, बिल्कुल धरातल के अंदर में। तो अब रही बात कि धरातल के अंदर में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वह किस तरह के क्षेत्र होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि धरातल के नीचे एवं धरातल के ऊपर में जिन जिन भूआकृतिक कारकों के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है उनमें ये विस्तार रूप से हमने देखा कि चूने पत्थर के प्रदेशों में और हिमानी के प्रदेशों में अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है। अब हम विस्तार से चलते हैं। कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आप लोग ध्यान से सुनेंगे।
भूमिगत जल के द्वारा जिस तरह से धरातल के ऊपर में बहते हुए जल के द्वारा स्थल की आकृतियों का निर्माण होता है, उसी तरह से भूमिगत जल के द्वारा यानी अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा। तो अब आपको लग रहा होगा कि भूमिगत जल वह कौन सी प्रक्रियाएं, कौन सी क्रियाएं करता है और किस स्थान पर करता है जिसके द्वारा स्थल की आकृतियों का निर्माण होता है। तो हम चलेंगे चूना पत्थर के प्रदेशों में। चूना पत्थर का प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, घुलन क्रिया के द्वारा धरातल के अंदर में तरह तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इस तरह से घुलन क्रिया के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ करती है वो हम विस्तार से आगे देखेंगे। लैपिज, लैपिज जो है उन प्रदेशों में यानी चूना पत्थर के प्रदेशों में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे शिखरिका, शिखरिका कहते हैं, जिस तरह से पहाड़ों के शिखर होते हैं वैसे वैसे चूने पत्थर के प्रदेशों में छोटी छोटी शिखरिकाएँ, ये उंगली की तरह, इस तरह से जो है स्थल की आकृतियाँ निकली हुई रहती हैं। उबड़ खाबड़, जिसे कहें उबड़ खाबड़ भूमि। चूने पत्थर के प्रदेशों में चूने के द्वारा अपर्दन क्रियाओं से निर्मित जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ होती है उसे लैपिज कहा जाता है। उसके बाद है घोल रंध्र। घोल रंध्र आप जानते होंगे कि घुलन क्रिया के द्वारा, आप कभी कभी बरसात में भी देखते होंगे कि धरातल के ऊपर से पानी जब बहता है तो घुलते हुए धरातल के अंदर में छिद्र करते हुए पानी अंदर चला जाता है। और यह क्रिया सामान्य रूप से स्थलीय भागों में नहीं, चूने पत्थर के प्रदेशों में ही संभव है। घुलन क्रिया के द्वारा जो छिद्र का निर्माण होता है, छोटे छोटे जो रंध्र दिखाई देते हैं उसे कहते हैं घोल रंध्र, क्योंकि घुलन क्रिया के द्वारा हुआ। और उसी के आगे विलय रंध्र, घुलन क्रिया के द्वारा यानी घोल रंध्र जब आकार में बड़े, ऊपर में कीप के समान और नीचे पतले शंकु के आकार का हो जाता है, उसमें अधिक गहराई तक वह जल रिश्ते रिश्ते धरातल के अंदर में चला जाता है, उसे कहते हैं घोल रंध्र। और जब घोल रंध्र का आकार धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर जाता है घुलन क्रिया के द्वारा, क्योंकि रासायनिक केमिकल इरोजन वहाँ पर होता है, उसे कहते हैं रासायनिक अपर्दन। और उस अपर्दन क्रिया के द्वारा यानी घोल क्रिया के द्वारा जब विलय रंध्र का आकार बढ़ जाता है तो उसे डोलाइन कहा जाता है, यानी विलय रंध्र के बड़े आकार को डोलाइन। और डोलाइन का जब आकार बढ़ जाता है यानी जल का रिसाव और ज़्यादा होते होते उसकी आकृतियाँ बढ़ने लगती है, और वह आकृति जो बढ़ जाती है उसे युवाला कहते हैं। हम लोग देखेंगे पोलजे, शकुंड जिसको कहा गया है, वो युवाला और पोलजे दोनों एक ही तरह का है, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया में दोनों का नाम अलग अलग दिया गया है अपर्दन क्रिया के द्वारा। और युवाला जो बड़ा कुंड है, युवाला जो गड्ढा है धरातल के अंदर का, वह जल का रिसाव होते होते कुछ दूर तक जल जो है सो बहते हुए आकार में अंदर अंदर रिश्ते हुए चले जाते हैं। और वो जब अंदर में रिश्ते हुए आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद जल समाप्त होने लगता है और सूखी जमीन का निर्माण होता है और बहुत बड़ा एक खोल हो जाता है, उससे कहते हैं अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। यानी युवाला का आकार जब विस्तार से बढ़ जाता है और वह सीधे एक लंबे नली के आकार का बहुत बड़ा, हम दिखाएंगे चित्र में आगे। उसके बाद है टेरारोसा। टेरारोसा वर्षा का जल जब घुलकर कुछ अंश चट्टान के रूप में ऊपर पड़े रह जाते हैं और कुछ अंश घुलकर धरातल के अंदर चले जाते हैं घुलन क्रिया के द्वारा। तो कंकड़ पत्थर की भूमि
यानी चूने पत्थर के ग्रेवल्स जो होते हैं, टुकड़े होते हैं, गोल गोल संगूटी काष्ठ में भी उसे कहा जाता है। आप कभी जाएंगे इस प्रदेश में, मौका मिले तो जाकर देख सकते हैं। या उजले रंग का जो गोला गोला गुटिका कभी कहीं पहाड़ों के किनारे या वैसे क्षेत्रों में जाते हैं जो देखते हैं, वह खास करके चूना पत्थर से ही निर्मित कठोर चट्टानें होती है। कुछ तो एक जो है ऊपर पतली परत के रूप में बिछ जाती है, उस तरह के स्थल कृति का जो निर्माण होता है उसे टेरा रोसा कहते हैं। हम आगे देखेंगे, आप देखें चित्रों में आपको ये दिखाई दे रहा है, यह है टेरा रोसा। ऊपर में ये चूने पत्थर के क्षेत्र जहां तहां बिखरे हुए हैं, लाल मिट्टी, इसमें लोहे का अंश भी, आयरनिक जिसे कहा जाता है, आयरन युक्त मिट्टियां, लाल मिट्टी कहीं देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे कण बहुत ज़्यादा होते हैं और वही कण टेरा रोसा कहा जाता है। यानी चूने पत्थर के प्रदेशों में कंकड़ पत्थर से निर्मित लौह युक्त मिट्टी, जो कुछ लाल रंग के, भूरे रंग के और कुछ सफ़ेद रंग के, वही जो है टेरा रोसा कहा जाता है। अब यहाँ हमने शुरू में चर्चा किया था कि लैपीज आप देखें, लैपीज का जो है आकार क्या है, ये आप देखें चित्र में शिखरिका, जो हमने पहले बताया शिखरिकाएँ, ये देखिए ये आप शिखरिकाएँ हैं, लंबे लंबे जो देख रहे हैं वो। उसके बाद ये लैपीज है, यह भी जो है लैपीज कहा जाता है। और दो लैपीज के बीच में जो गड्ढे हैं उसे वीदर कहते हैं, गड्ढा। अंधी घाटी के बारे में हमने बताया था, अंधी घाटी भी आप देखेंगे जो आपके इस चित्र में है, दिखाई दे रहा है। कास्ट टोपोग्राफी है, कास्ट घाटी, अंधी घाटी सब एक ही चीज़ है। युवाला, ये बड़े क्षेत्र जो बड़ा है उसे युवाला कहा गया। चित्र में ये देखिए, एक जगह से जल जो है प्रवाहित होते हुए अंदर में भी कई शाखाओं में बंट करके यह जल फैल जाता है, क्योंकि चूना पत्थर का कैल्शियम के युक्त चट्टान है, इसलिए इस तरह के आपको आकृतियां जो है सो देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक गुफा का चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। यह हालांकि आपका निक्षेपण से, ये तो पूर्व में हमने ये जो चित्र दिखाया आपको, यह है अपर्दन के द्वारा, काट छांट के द्वारा, और इस चित्र में आप देखेंगे यह निक्षेपण के द्वारा। तो इसके बारे में हम आगे चलें कि निक्षेपण से बनने वाले जो स्थल की आकृतियां हैं वह कैसी होती हैं। यह तो है जल के बहाव के द्वारा, भूमि के अंदर में जो जल बहते हुए जल से स्थल की आकृति का निर्माण हुआ, काट छांट की क्रियाओं के द्वारा जो निर्माण हुआ, वही आपका अपर्दनात्मक स्थल रूप है। अब निक्षेपण के बारे में चले। निक्षेपण हम देखेंगे, पोलजे हमने अभी बताया था कि युवाला और पोलजे, ये जो है डोलाइन का सबसे बड़ा आकार पोलजे की संज्ञा दी जाती है। इसे बाल्कन क्षेत्र में, बाल्कन एक प्रदेश है यूगोस्लाविया का क्षेत्र जहां चूने पत्थर के प्रदेश पाए जाते हैं, सबसे बड़ा चूने का भंडार वाला क्षेत्र है वह, और उस तरह से वहां लिवेनो, इस डोलाइन का वहां पर नाम दिया गया है लिवेनो। कंदरा केव भूमिगत, अब ये देखिए चित्र में हमने दिखाया है, स्पष्ट दिखेगा आपको, थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, लेकिन ये है कंदरा, धरातल के अंदर में। आपको कभी यदि दर्शन करने का मौका मिले तो आप चले जाएं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करें उनकी गुफाओं में। आप उसके अंदर में जाएंगे तो आपको वहां पर स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और वह कंदरा के कुछ दूर, करीब 2-3 बांस अंदर जाने के बाद माता का भी दर्शन होगा और अच्छी तरह से आप गुफा का भी दर्शन कर लेंगे। हिमालय के क्षेत्र में ऐसी छोटी बड़ी बहुत सारी गुफाएं आपको दिखने को मिलेंगे, क्योंकि वह जो क्षेत्र है
कुछ क्षेत्र वैसा है जहां पर आपको चूने पत्थर की चट्टानें मिलती हैं और इस तरह के आकृतियां आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने 2 कंदर दिखाया है 2 तरह से, और यह चूने पत्थर के प्रदेश में ही संभव है। निक्षेपित स्थल रूप में हमने अभी चर्चा किया था कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि स्टैलेक्टाइट क्या है और स्टैलेग्माइट क्या है। ये आप देखेंगे कंदरा की छत से जल का रिसाव बूंद बूंद करके नीचे की ओर टपकता है। इस तरह से आप देखेंगे, यह मान लीजिए कंदरा है और इसके अंदर में यह छत से लटका हुआ, यानी इस तरह की आकृतियां नीचे की ओर लटकती हुई आपको आकृतियां देखने को मिलेंगे। यही आकृतियां ये देखिए, पहले चित्र में है स्टैलेक्टाइट, अच्युताश्म। अच्युताश्म का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर लटकना, यह अच्युताश्म है। और निश्च्युताश्म ये चित्र में देखिए, नीचे से ऊपर की ओर, यानी जिस स्थान से जल का रिसाव जो टपकता है बूंद बूंद करके, तो धरातल के नीचे में भी चूने पत्थर के कुछ अंश, चूने का अंश गिरता है और जमते जाता है और नीचे से पिलर के समान आप देख रहे हैं उठते हुए, यानी धरातल के सतह से गुफा के अंदर में नीचे से ऊपर की ओर, ये तो था नीचे की ओर, अब ऊपर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई जो आकृतियां बनती है उसे निश्च्युताश्म कहा गया है, स्टैलेग्माइट। और इसी का एक तीसरा रूप है, जब ये दोनों आपस में मिल जाएं, ये है अच्युताश्म और ये निश्च्युताश्म, ये दोनों जहां पर मिल जाएं, यानी ये ऐसे आपस में सट जाएं, तो सटने के बाद कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है, जिसे केव पिलर कहते हैं। और यह भी आपका, यानी अच्युताश्म और निश्च्युताश्म दोनों जहां पर आकृतियां एक साथ मिल जाते हों, यह है कंदरा स्तंभ, जिसे केव पिलर कहा गया। भूमिगत रिसाव के स्थान पर ये केव के अंदर, गुफा के अंदर इस तरह की आकृतियां आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों, यह आप भली भांति समझ गए होंगे कि पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह है। इस ग्रह पर बहुत सारी आकृतियां हैं जिसे आपको देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी सी धीरज और धैर्य रखें, और आप यदि चाहें तो घूमने को भी जा सकते हैं इन जगहों पर, और आप देख सकते हैं इन प्रदेशों को। अब हम चलें आगे की ओर। ड्रीप स्टोन, ड्रीप स्टोन क्या है? कंदराओं की तली पर आप देखिए, कंदरा की तली पर, सतह पर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है परत के रूप में। आप कभी कभी देखे होंगे कि घरों की पुताई पहले लोग चूना से करते थे, और पपड़ी के समान जम गया, या चूना पोतते जाइए तो कितने बहुत सारे लेयर इकट्ठा हो जाता है जमा, और धीरे धीरे जब नमी पाकर वह उखड़ना शुरू होता है तो परत के रूप में अलग अलग उखड़ते जाता है। वही चीज है चूने पत्थर के प्रदेशों में सतह पर पपड़ी नुमा जमे हुए चूने का जो अस्तर है उसे कहते हैं ड्रीप स्टोन। यह देखिए, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि यह जो है सो ड्रीप स्टोन है क्या। तो यह है पर्दे जैसा स्तंभ, छोटे छोटे, आपको ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़, कहीं सतह प्लेन, कहीं पर उठा हुआ, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नोडुल्स, शैल छिद्र, यह भी घुलन क्रिया के द्वारा चट्टानों में छिद्र, यानी जिसे कहते हैं होल, यह संभव है चूने पत्थर के प्रदेशों में ही। और खास करके केमिकल इरोजन और डिपोजिशन, अपर्दन और निक्षेपण,
ये दोनों तरह के क्रियाएं होती है और उसी से इन सारे स्थल रूपों का चूने पत्थर के प्रदेशों में देखने को मिलेगा। अब हम आगे की ओर बढ़ें। यह तो था आपका चूने पत्थर के प्रदेशों में निर्मित स्थल की आकृतियां। अब दूसरे भाग के तीसरे फेज में हम आते हैं, हिमानी। हमने शुरू में ही बताया था कि दो स्थलाकृतियों के बारे में हम बताएंगे। एक चूने पत्थर के प्रदेशों में कास्ट रीजन, कास्ट टोपोग्राफी के बारे में, चूने पत्थर के स्थलाकृतियों के बारे में अब आते हैं हिमानी द्वारा। बच्चों, आप जानते होंगे कि जल के द्वारा बहाकर 3 अवस्थाओं में स्थल की आकृतियों का निर्माण किया। 3 अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। दूसरी स्थलाकृति जो चूने पत्थर के प्रदेशों में आपने देखा अभी, उसका निर्माण बहते हुए जल, घुलन क्रिया के द्वारा, केमिकल इरोजन एंड केमिकल डिपोजिशन, रासायनिक अपर्दन और रासायनिक निक्षेपण के द्वारा। लेकिन जल का अंश रहा, जल का अंश है, लेकिन यहाँ जल के बारे में आपको नहीं। यहाँ आप चट्टान, बर्फ के चट्टानों से निर्मित बर्फीले क्षेत्रों में, आप जानते हैं कि जहाँ बर्फ जमा हुआ रहता है उस जगह पर किस तरह के स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। तो ये बहुत गहराई से जानने की चीज है कि पानी तो बहता है, चूने पत्थर के प्रदेशों में पानी जो है घुलन क्रिया करता है, लेकिन बर्फ का जो चट्टान है वो किस तरह की स्थलाकृति का निर्माण करेगा? जरूर करेगा। और वह आप देखें यहाँ पर धरातल पर जहाँ कहीं भी बर्फ का जमाव हो जाता है, बर्फ के क्षेत्र पाए जाते हैं, उन जगहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बर्फ बहते नहीं, बहते हैं लेकिन बहुत कम। जहाँ पर थोड़ी सी टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर की ओर जब बढ़ता है तो बहुत धीमा धीमा, पता नहीं चलता है कि वह बर्फ जो है पिघल रहा है। वैसे भी आप घरों में बर्फ की सिल्ली को लाकर रख दें तो पिघलते हुए दिखेगा नहीं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में लगेगा कि पानी बह गया। यानी वह जो है सो गुरुत्व बल के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से ऊंचाई से नीचाई की ओर खिसकते हुए, यानी स्लोप, ढाल पर बर्फ की चट्टानें खिसकती है, उसके द्वारा स्थल की आकृतियों का निर्माण होता है। तो अब चले हम देखें कि किस किस तरह के, किन क्षेत्रों में, खास करके वैसे भारत में, हमारे यहाँ भारत के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरांचल, उत्तराखंड जिसे कहा गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमालय के रेंज में ही बर्फबारी ज़्यादा हुआ करती है। प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में जितना हमारे यहाँ जाड़े के दिनों में ठंड रहता है, उतने वहाँ गर्मी के दिनों में रहता है। और जब हमारे यहाँ ठंड पड़ता है तो वहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है, और उसी समय सैलानियों की भीड़ लगती है बर्फबारी देखने के लिए। अब आगे बढ़ें। हिमानी क्षेत्रों में भी अपर्दन और निक्षेपण से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वहाँ भी काट छांट होती है। तो आप कहेंगे कि काट छांट कैसे करेगा? जब पानी बहता नहीं तो घसीट कर काटेगा। मान लीजिए कि आप ये चट्टान देख लीजिए, ये चट्टान है और ये पहाड़ है। इतनी बड़ी चट्टान जो है ऐसे एक बार खींचेगा तो जितना दूर तक इसका डायमीटर है, चौड़ाई भाग है, उतने दूर तक चट्टान अपने साथ तली को खरोंचते हुए आगे बढ़ेगा। तो कुछ न कुछ तो आकृतियां बनेगी ही। इसमें यू आकार की घाटी सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े बड़े चट्टानें जो है खिसकती है, और जितने वजन उसमें होता क्या है
कि चट्टानें गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पहाड़ी भागों से ढलानों पर खिसकती है और अपने साथ जितना वजन का वह चट्टान खिसकता है उतनी ही गहराई से धरातल के नीचे भाग को खरोचते हुए आगे बढ़ जाती है। तो ऐसी हालत में यू आकार की घाटी, यहां देखें आप चित्र में देखने को आपको मिलेगा बर्फ के द्वारा, यह यू आकार की घाटी, यह भी है यू आकार की घाटी। यहां दो चित्र हमने दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि बर्फ भरा हुआ है, बर्फ भरा हुआ है। तो ये यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होगा? अब थोड़ा सा हम लोग चलें वैसे क्षेत्र में जहां जल के द्वारा जो भी आकार की घाटी का निर्माण हुआ। मान लीजिए कि यह हमारा है भी आकार की घाटी, इसमें बर्फ भर गया। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ भर जाने के बाद इसमें दबाव होगा तो पानी तो बहेगा नहीं। इतने दूर तक यदि चट्टानें खिसकती है तो नीचे की घाटी को और गहरी करते हुए चौड़ी कर देती है। यानी यह जो जल के बहाव वाला क्षेत्र है इस भाग को चौड़ी करती हुई, यानी जितना चौड़ा ऊपर है उतनी ही चौड़ाई नीचे, तो ऊपर और नीचे का भाग ये यू शेप में हो गया। यही है, पहले यह आकार थी भी, लेकिन बर्फ जो खिसका इतने चौड़ाई लेकर के तो यह जो है से इतने डायमीटर में इस घाटी को चौड़ी कर दी। तो भी आकार की घाटी ही परिणत होकर के यू आकार की घाटी बन जाती है और वह बनती है बर्फीले चट्टानों के खिसकने से, ऊंचाई वाले भागों से। तो यह महत्वपूर्ण है हमारा भी आकार की घाटी जो इरोजनल टोपोग्राफी है, जिसे कहते हैं काट छांट। तो काट छांट तो करेगी ही। आगे बढ़े, उसके बाद है लटकती घाटी। यहां आप एक चित्र में पहले देख लें कि लटकती घाटी है क्या। ये है यू आकार की घाटी, देख रहे हैं बच्चों, ये है यू आकार की घाटी। अब इसी घाटी के ऊपर में यदि और कोई घाटी बनती है ऊपरी वाली जगह पर, तो इस घाटी से आप दूर से देखेंगे तो यह लटकती हुई नजर आएगी, यानी ऊपर में घाटी के ऊपर घाटी। बात समझ गए? घाटी के ऊपर घाटी। यह तो है सतह, यहां देखिए जल बह करके आगे की ओर बढ़ा, इस घाटी को चौड़ी कर दी। पहले नदियां इस क्षेत्र से बहती होगी, लेकिन बर्फ की चट्टानें इसे घसीट कर इसकी घाटी को चौड़ी कर दी। अब यह जो ढाल है इसके ऊपर भी नदियां यहाँ बह रही है, यहाँ आकर मिल गई, लेकिन यहाँ बर्फ जब भर गया तो इसकी घाटी को भी चौड़ी कर दी। यानी पहाड़ी के ऊपर में, पहाड़ों पर जो घाटी बन जाती है वह घाटी देखने में ऐसा लगता है कि लटकती हुई घाटी, यानी यू आकार की घाटी के ऊपर में एक और घाटी लटक रही हो। यहाँ आप देखें, यह जो चित्र है आपका पहाड़ी क्षेत्र है, आप इन पहाड़ों के ऊपर देखें, ये है घाटी, इसके ऊपर में एक घाटी है ना। ये देखिए जल यहाँ से भी बहता होगा पहले, अब इसके ऊपर में एक घाटी बन गई, यानी ये यू आकार की घाटी है। फिर यहाँ देखें आप, यहाँ भी नदियाँ बह रही हैं, लेकिन बर्फ भर जाने के कारण इसकी घाटी को चौड़ी कर दी ऊपर में काट करके। तो इस तरह से इसे कहते हैं हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटी। अब आते हैं सर्क या हिमगह्वर। हिमगह्वर कहते हैं जो घाटी बर्फ से भरी हुई हो, दोनों तरफ की चौड़ाई। देखिए हिमगह्वर का चित्र हमने दिखाया है और इन चित्रों को आप देखें ध्यान से। हिमगह्वर, इस घाटी में इधर भी ढाल है, दोनों तरफ के ढाल हल्के होते हैं, ज़्यादा खड़ी ढाल नहीं, और इसमें बर्फ, इस गड्ढे में बर्फ का जो है भर जाना। हिमगह्वर, हिम से भरा हुआ कटोरा, यह मान लीजिए एक कटोरा है और इसमें बर्फ भर जाए, और गर्मी के दिनों में यह बर्फ पिघल करके बाहर की ओर खिसक करके बह करके जैसे भी हो वह आगे बढ़ जाता है।
इसे कहते हैं हिमगह्वर। टार्न या सार्क झील, यह चट्टानों पर अधिक दबाव के कारण होता है। यह देखिए आपको जो है, और उन गड्ढों का, जो बड़े गड्ढे हैं, चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र, यहाँ तो बर्फीला क्षेत्र है, यह गड्ढा और अधिक हो गया, गहराई तक चला गया और चारों तरफ से पहाड़ी से घिर गया और बर्फ भर गया और यह झील का एक रूप ले लेता है। बर्फ के पिघलने से जब हिम पिघल जाता है, पानी का रूप बन गया, गर्मी पड़ती है, थोड़ी भी गर्मी पड़ती है तो बर्फ वैसे भी पिघलना शुरू कर देता है। आप आइसक्रीम खाते होंगे, थोड़ी देर कर दी खाने में तो हाथ में ही पिघल करके बह जाएगा, आप ललचते रह जाएंगे। इसलिए वैसा काम नहीं करना है। यहाँ हम बता रहे हैं कि यह घाटी जो पहले से बर्फ भरा हुआ वह पिघल करके तो बह गया, लेकिन शेष जो बच गया वह झील का रूप ले लिया, उसी को कहते हैं टॉर्न। ये खास करके हिमालय के क्षेत्रों में आप यदि कभी मौका मिले श्रीनगर जाने का, बुलर झील, डल झील, वहाँ के बड़े बड़े जो लेक हैं वह एक टॉर्न का ही रूप है। उसमें बहुत सारे आपको शिकारा पर लोगों का बसाव मिलेगा। लोग वहाँ अपना जो है आश्रय स्थल बना चुके हैं। एरीट, एरीट क्या है? जहां सार्क विकसित होते हैं उसी जगह पर, सार्क जो पहले हमने दिखाया, उस जगह पर यदि मान लीजिए कि चारों तरफ से छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के क्षेत्रों में जो स्थल के भाग हैं वह नुकीला दिखाई देता है, उसे एरीट कहते हैं। उस चट्टाने तो अवश्य है, सब तो बर्फ वाला जगह में बर्फ है नहीं, स्थल तो है ही, तो वैसा भाग जो बर्फ उसे हटा नहीं सका और छोटे छोटे नुकीले जो आकृतियां देखने को मिलता है उसे एरीट कहते हैं। और थोड़ी सी यदि उसकी ऊंचाई बढ़ी हुई हो तो उसे नूनाटक कहते हैं। और यह जो है हिम क्षेत्र में उभरा हुआ, आप देखें नूनाटक, एरीट से ऊपर की ओर बड़ा, ये है नूनाटक, बर्फ का क्षेत्र है यह भरा हुआ। और यह स्थल का कठोर चट्टान ऊपर की ओर, दोनों तरफ से बर्फीले भाग से चट्टानें कट गई है, लेकिन इसको नहीं काट पाया क्योंकि यह कठोर है, और इस कठोर चट्टान को नहीं काट पाया तो यह एक टीला के रूप में ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। यहाँ छोटे देखिए, इस जगह पर हमने छोटा नूनाटक दिखाया है, यह उससे भी छोटा है और यह सबसे बड़ा है। यानी छोटे बड़े कठोर चट्टानों के टीले जो हिम के क्षेत्रों में दिखाई दे उसे कहते हैं नूनाटक। श्रृंग पुच्छ, आप कहते होंगे कि श्रृंग और पुच्छ, श्रृंग कहते हैं सिंह को और पुच्छ कहते हैं पूंछ को, पीछे वाला भाग को। वह क्या है? स्थल की आकृति यह बनती है पहाड़ी ढलानों पर या वैसे क्षेत्र जहां पर बर्फ तो जम गया, गर्मी के कारण बर्फ पिघल गया, तो एक तरफ का ढाल खड़ा और एक तरफ का ढाल समान ढाल हो, तो आगे का भाग, कभी आपने देखा है कि भेड़ या बकरी बैठती है तो मुंडी उठा करके, और शरीर उसका नीचे की ओर, पीछे का भाग ढाल पूंछ की तरफ, तो पीछे पूंछ कहा जाता है और आगे में जो सिर है वह श्रृंग कहा जाता है। आप आगे के चित्रों में यहाँ आपको जो है देखने को मिलेगा, ये देखिए श्रृंग और पुच्छ, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा लेकिन यह जो है सो आगे का भाग है, ये देखिए थोड़ा ऊपर की ओर, और पीछे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यह भाग पतला हो जाएगा। इसका मतलब कि इधर कटाव तेजी से होकर यह भाग खड़ा रह गया
और यह काफी लंबा चौड़ा था, इसलिए यहाँ कटाव धीरे धीरे हुआ और यह एक लंबी स्थल की आकृति का निर्माण हुआ, यानी बर्फ इसको काटते काटते आगे की ओर बढ़ा और यह पतला भाग जो है वह पूंछ कहा गया। ऊपर का चौड़ा भाग श्रृंग और पीछे का पतला भाग, आपको लग रहा होगा कि जैसे सागर में एक व्हेल मछली, ठीक मछली के समान, आगे में मोटी मुंडी तरफ और पीछे पूंछ के तरफ पतला, इसी को कहते हैं श्रृंग और पुच्छ। दोनों को मिलाकर नाम दिया गया श्रृंग पुच्छ। मेघशिला, बर्फीले क्षेत्रों में भी मैदान होते हैं और उन मैदानी भागों में कुछ वैसी चट्टानें भी होती है, मिट्टी के ढेर, जहां बर्फ तो जमा पड़ा लेकिन उसे हटा नहीं पाया, कठोर होते हैं थोड़े। हिमानी अपर्दित, यह जो भाग है मेघशिला, आप चित्र में देखिए, इसे कहते हैं मेघशिला। मेघ कहा जाता है भेड़ को, भेड़ के समान यह देखने में लगेगा कि एक दूर से भेड़ बैठा हुआ है। और इसका निर्माण खास करके मैदानी क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में टेरेस्ड फार्मिंग किसान करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती, और वह खेती की जाती है पहाड़ी ढलानों पर, वहाँ भी उपजाऊ मिट्टियाँ होती है। ऐसा नहीं कि सभी जगह बर्फ पड़ गया या तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में लोग खाते पीते नहीं हैं, वहाँ रहते नहीं हैं, वहाँ भी आपको जनसंख्या मिलती है। श्रीनगर जो है वह पूरे हिमालय के क्षेत्रों से घिरा हुआ है और उसी बीच लोग खेती करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए और वहाँ रह रहे हैं, बहुत घनी आबादी है वह। उसी क्षेत्र में इस तरह के आकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगे। इसका निर्माण होता है खास करके घाटियों में, जलमग्न क्षेत्रों में जहाँ जल भर जाता हो, बर्फ भी पिघलता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भले ही बर्फ जमा हुआ रहे, हिमालय के 29,028 फुट है ना, बहुत करीब 11 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। कहा जाता है कि पूरे माउंट एवरेस्ट को यदि उठा करके प्रशांत महासागर में डाल दिया जाए तो भी और उसमें 5-6 किलोमीटर का ऊपर से पर्वत रखा जा सकता है, यानी प्रशांत महासागर की गहराई इतनी है कि उसमें पूरे माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत वह भी डूब जाता है। तो इस तरह से उन क्षेत्रों में आपको देखने को इस तरह की आकृतियां मिलते हैं जहां पर मैदानी क्षेत्रों में कठोर चट्टानें, मिट्टी के भाग हैं, जलमग्न क्षेत्र हैं उस जगह पर। अब आते हैं फियोर्ड, उच्च अक्षांशों में जलमग्न क्षेत्र, वहां भी झील होते हैं। पर्वतों से उतरती हुई जो यू आकार की घाटी से बहती हुई जल है, बर्फ पिघलते हैं, वह एक झील का निर्माण करता है। आधार तल को काट करके फियोर्ड घाटी का निर्माण करती है। देखें आप यहाँ इस चित्र में आप देखें फियोर्ड, यह पर्वतीय घाटी काट करके, और यहाँ जो है बर्फ यानी पानी पिघल करके झील का निर्माण हुआ। ऐसी जो आकृतियाँ बनती हैं पहाड़ी ढलानों को काटती हुई और उनके ही भाग में झील बना देती है, वैसे भाग को फियोर्ड कहा गया है। यहाँ 2 फियोर्ड हमने दिखाया है चित्र में, ये देखिए कितना सुंदर है यह। इस तरह से हिम क्षेत्र में बहुत अजूबे चीज आपको मिलेंगे देखने को। और आगे हम बढ़ें, कौल का निर्माण, सर्क का निर्माण हमने पहले बताया। तो 2 सर्क, 1 और 2 सर्क हैं, उनके बीच का भाग यही देखिए। 2 सर्क के मिलने से
इस चित्र में आप देखें, कॉल जो है आपको देखने को स्पष्ट जो है सो दिखेगा कि यह जो है, यहां देखें, एक सर्क, दो और इसके बीच का भाग, यहां बहुत सारे आपको सर्क और ये मिलेंगे। इनके दोनों के बीच का भाग जिसे कहते हैं दर्रा, ये ऊंचे उठे हुए भाग हैं और इसके बीच के भाग रास्ता बन जाता है। यह नाथुला दर्रा, सिपकी दर्रा, ये सब हिमालय के क्षेत्रों में है जहाँ से लोग आना जाना शुरू करते हैं। पहाड़ी पर रास्ता नहीं बनता, उन्हीं दर्रों से होकर के ही एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जाते हैं। सियाचिन के ग्लेशियर में आज यहाँ देखिए, सियाचिन का ग्लेशियर का भाग भी, यहाँ जवान लोग बैठे हुए हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए। सोचिए कि हम लोग ऐसे ही आज़ाद नहीं हैं, आज़ाद इधर उधर नहीं घूमते हैं, ऐसा नहीं है, घूमते हैं, लेकिन इन्हीं की बदौलत ये आज सारे कष्ट, सारे परिवार को छोड़कर झेलते हुए कष्टों को और बर्फीले क्षेत्रों में सीमा रेखा की सुरक्षा के लिए तैनात है। तो वैसे ही क्षेत्रों में चारों तरफ से देखिए पहाड़ी से घिरा हुआ है। कॉल, दो कॉल, ये बीच में दर्रा, ये रास्ता आपने पहले ही हमने बता दिया। उसके बाद यह तो हो गया अपर्दन के द्वारा। अब निक्षेप के द्वारा थोड़ा सा और संक्षेप में हम चलेंगे। निक्षेपण के द्वारा भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें हिमोड़, हिमोड़ कहते हैं बर्फ के द्वारा घसीट कर लाए हुए पत्थर के टुकड़े, गोल गोल टुकड़े होते हैं हिमोड़। अब वो जो है उसकी आकृति यहाँ देखें, विस्तार से यहाँ चर्चा किया गया है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे केवल कि हिमोड़ जो है मोरेंस, निक्षेप के द्वारा, हिमनद द्वारा अपने साथ बहा कर लाए सैल यानी पत्थर के टुकड़े, जो चट्टाने हैं वे बहा करके लाते हैं। अब देखें, इस चित्र के माध्यम से हम बता दे रहे हैं, बाकी आप जो यहाँ दिया गया है आपका YouTube पर ये डाउनलोड करके अपलोड किया हुआ जो क्षेत्र है, ये जो मेरा अध्याय, उसे आप देख करके समझ सकते हैं। यह देखिए यू आकार की घाटी है। यहाँ सारे हिमोड़ के बारे में हम बता दे रहे हैं संक्षेप में, आप उससे विस्तार से यहाँ पढ़ लेंगे। दोनों तरफ से यू आकार के दोनों तटों से बहते हुए पार्श्विक हिमोड़ कहे जाते हैं। जो चट्टानें काट कर छोटे छोटे टुकड़ों को लाती है ऊंचाई से, उसे कहते हैं पार्श्विक हिमोड़। उसके बाद कुछ बड़े चट्टाने होते हैं जो बीच में छोड़ दिए जाते हैं, और महीन चट्टाने जो है आगे की ओर बढ़ जाती है। छोटे छोटे टुकड़े वे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं बहते हुए। जो बड़ी चट्टाने हैं वह वहीं छोड़ दिए जाते हैं, जिसे कहते हैं मध्यस्थ, मिडिल हिमोड़, मोरेंस, मिडिल मोरेंस। यह जो है आपका मध्यस्थ हिमोड़ है। और जो महीन कण हैं वे लास्ट में, अंतिम में, तली के पास, यानी पहाड़ के किनारे सबसे लाकर जो बिछा दिए जाते हैं वह तलस्थ हिमोड़ कहते हैं। इस तरह से सारे हिमोड़ आपका जो है उनके बारे में चित्रों के माध्यम से समझा दिया गया है। तलस्थ हिमोड़, ग्राउंड मोरेंस, लैटरल मोरेंस, दीवाल के समानांतर पार्श्विक हिमोड़, और अंतस्थ हिमनद के अंतिम भाग में। अंतिम भाग जो है सबसे लास्ट में, वह अंतस्थ हिमोड़। इस तरह से आपका निक्षेपण के द्वारा हिमोड़ों के बारे में हमने बताया। अब आइए एस्कर। एस्कर क्या है? बजरी, रेत और कंकड़ पत्थर
बड़ी बड़ी चट्टानें घसीट कर लाती है और मैदानी क्षेत्रों में उसे छोड़ देती है, और एक टीले के रूप में लंबी कतारें, आगे के चित्र में आपको हम दिखाएंगे कि वह किस तरह के एस्कर माला की तरह लंबे सर्प की आकृति का, इस तरह से मान लीजिए कि यह सर्क है, यह लंबे बिछा दिए जाते हैं, इसी को एस्कर कहते हैं। केम जब हिमानी का अगला भाग, आगे का भाग टीला के रूप में, देखिए यहाँ चित्र में हमने दिखाया है, टीले के रूप में केम, एकदम महीन कण, और यह मैदानी क्षेत्रों में निर्मित है, बर्फ के द्वारा घसीट कर लाया गया, कुछ पानी बन करके गर्मी के कारण पिघल गए बर्फ और वो बहा कर लाया, और ये आपको ऊंचे ऊंचे टीले, एक टीला, दो टीला, इस तरह से कई एक टीले ऊंचे नीचे आपको दिखाई देंगे, उसे कहते हैं केम। ड्रमलिन हिमनद के क्षेत्र में अंडाकार गोल गोल, वह तली, यानी सबसे अंतिम में आप हरिद्वार यदि मौका मिले, अभी तो हम नहीं कहेंगे ये कि हरिद्वार अभी चले जाइए, लेकिन हरिद्वार जब जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल चिकना चिकना पत्थर आपको गंगा नदी के किनारे मिलेगा, वही जो है आपका ड्रमलिन हिमोड़, मृत्तिका अंडाकार, बड़े बड़े लगेगा कि डायनासोर का अंडा, दूर से देखने में डायनासोर के अंडे की तरह चिकने चिकने पत्थर, वही होता है, आपको कहा गया है ड्रमलिन। अब देखिए, हमने कहा था कि हिमानी के प्रत्येक स्थल रूप के बारे में इसमें दिखाया गया है आपको। यहाँ आप देखें एस्कर, लाल घेरे के बीच में, यह सर्प की आकृति का, हमने कहा था कि जो सर्प की आकृति का पहाड़ी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में हिम के द्वारा बिछा दिए जाते हैं, यह कंकर पत्थर बजरी का है। ड्रमलिन, देखिए ड्रमलिन हमने वहाँ दिखाया, अब यहाँ देखिए छोटे छोटे टीले हैं, यह एस्कर है, यदि यह भाग ऐसे कट जाए, यह ऊंचा हो जाए तो यह जो है सो ड्रमलिन यह भी तैयार हो जाएगा, यानी एस्कर कट करके अलग हो जाए, तो ये जो है छोटा छोटा भाग आपको ड्रमलिन है। अंतिम हिमोड़, ये देखिए सबसे पहाड़ी के सबसे किनारे, सबसे अंतिम का, यह भी कंकर पत्थर और बजरी का ही एक क्षेत्र है लंबवत, इसे अंतिम हिमोड़ कहा गया है। यानी इस चित्र में आपको जो है पूरे हिमानी के द्वारा निर्मित जो निक्षेपण से स्थल की आकृतियां हैं वह दिखाया गया है। यहां देखें हिमानी की प्रवाह की दिशा, ड्रमलिन का निर्माण कैसे होता है वह आप खुद देख करके समझ जा सकते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ है। यह है हिमानी के प्रवाह की दिशा, और ये देखिए आगे चल करके धीमा हो गया इसका ढाल, यानी बहुत धीमा हो गया। कई एक अवस्थाएं हैं जिसके द्वारा इस चित्र में दर्शाया गया है, आपका एक क्रॉस सेक्शन बना करके हमने दर्शाया है, दिखाया है, जो आपका हिमानी क्षेत्रों में ड्रमलिन किस तरह से बनते हैं। अब है इस तरह से हमने आज दो स्थल की आकृतियों के बारे में बताया, एक कास्टोपोग्राफी में चूने पत्थर के प्रदेशों में अपर्दन और निक्षेपण से बनी स्थलाकृति, और दूसरा हिम क्षेत्रों में हिमानी के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति। तो बच्चों आज इस अध्याय की समापन की ओर हैं। हमने कुछ आपके लिए परियोजना के कार्य दिए हैं, वो परियोजना के कार्य आप घर में बनाएंगे। कुछ प्रश्न, एक प्रश्न हमने दिया है और आप देखेंगे कि उस तरह से आकृति क्या हमारे घर के निकट में भी है, क्या है ना। यदि हमारे घर के निकट में
कुछ स्थल की आकृति वैसे मिले तो आप उसके बारे में लिखें। एक नीचे में दिया हुआ है आपका चित्र जो हमने पीछे बढ़ाया है, ये आपको पहचानना है और हो सके तो इसका एक मॉडल भी तैयार करें, और मॉडल नहीं तो चित्र बनाएं और इसके बारे में लिखेंगे। एक प्रश्न हमने दिया है जिसके बारे में हमने पहले ही बता चुका है कि रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। इन चारों में से आप समझ गए होंगे कि केमिकल इरोजन और डिपोजिशन कहाँ होता है, वह होता है चूने पत्थर के प्रदेशों में। मैंने बहुत बड़ी भूल की कि आपको हमने उत्तर बता दिया, लेकिन बताने से काम नहीं चलेगा। ये आप घर में जाकर और भी अपने 7वें अध्याय को देखेंगे और पढ़ेंगे। रह गया 2 शेष और उसके स्थल की आकृतियों का, एक हो गया सागर से निर्मित और दूसरा हो गया पवन। इसके बाद अध्याय समाप्त होगा। तो मैं अब यहाँ विदा लेता हूँ और अच्छी तरह से आप पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें, और YouTube पर जो अपलोड किया गया है उसे आप डाउनलोड करें और विशेष रूप से पढ़ें। अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के बारे में या और किसी तरह की जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम अपनी कमी को और आपकी अच्छाई के बारे में हम जान सकें, और आगे हम देखेंगे कि आपने कितना इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। धन्यवाद।